नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट में मैं अतुल गंगवार आप सबका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है आपके सामने बिहार चुनाव की डायरी। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनीता चौधरी जी, जो स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार की राजनीति पे उनकी बड़ी पकड़ है। आज की चर्चा एक संदर्भ में करनी उचित रहेगी। कल तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आरजेडी, अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष ही बयान दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी के 15 साल का जो कार्यकाल है उसमें किसी को कोई दिक्कत हुई है, उस जंगल राज में अगर किसी को दिक्कत हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और ये बयान कार्यकर्ताओं के बीच में न रहकर ये सार्वजनिक करने के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने टिप्पणी भी की, एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने इस बयान को दोहराया है। रवि जी, जो अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं और बिहार की राजनीति में जो जिस प्रकार के अब समीकरण बनने लगे हैं और अब एक देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी का ये जो बयान है वो क्या उनकी क्या दूरदर्शिता को दर्शाता है या उनकी हताशा को दर्शाता है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। दूरदर्शिता भी दर्शाता ही है और साफ है कि हताशा को भी इस लिहाज से दर्शाता है कि लालू यादव आजकल रांची में चारा घोटाले के कई मामलों में सजा पाकर जेल में है और ये बिल्कुल साफ है कि आगामी चुनाव में असल में है क्या कि नीतीश यादव और बीजेपी, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये चुनाव जो आगामी चुनाव है अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, वो 15 साल आरजेडी का जो शासन रहा है बनाम 15 साल नीतीश के सुशासन के तौर पर लड़ना चाहते हैं। तो जाहिर है कि आरजेडी के 15 साल के शासन की अगर बात होगी तो चारा घोटाला और बहुत सारी दूसरी व्यवस्थाओं की बात भी होगी और उस छवि से निजात पाने के लिए तेजस्वी ने ये बयान बाकायदा सोच समझ कर दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं था कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहे थे तो उनकी जुबान कोई फिसल गई होगी। अगर ऐसा होता तो बयान पर लीपापोती करते, लेकिन उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके अपने बयान को सार्वजनिक किया। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं इस बार काफी बढ़ी हुई हैं और उन्हें लगता है कि आरजेडी के जो और कद्दावर नेता दूसरे हैं, जैसे बुजुर्ग, जैसे आपने एक नाम लिया रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और भी इस तरह के लालू यादव के जो व्यक्तिगत मित्र और लालू यादव की जो कोटरी है उसके जो लोग हैं, बिहार की सत्ता अगर आरजेडी या उसके सहयोगी महागठबंधन किसी तरह से भी अगर सत्ता के करीब सीटें लेता है तो ऐसे में कोई पुरानी जो छवि है, परिवार की छवि है, उन्होंने कई चीजें कही अपने बयान में। उन्होंने ये भी कहा कि जब आरजेडी 15 साल सत्ता में रही तो मैं बहुत छोटा था, तो जाहिर है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की हम तो बच्चे थे उस समय, हमारा पार्टी या सरकार में कोई दखल नहीं था। एक चीज और उन्होंने कही कि जिस पर बड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि इसी जो मौजूदा नीतीश सरकार है इसके शुरू के करीब 2 साल तक वे उप मुख्यमंत्री रहे और उन 2 साल के दौरान कुछ गलत नहीं हुआ। तो उन्होंने न केवल अपने परिवार की छवि से छुटकारा पाने का एक बहुत कूटनीतिक पासा फेंका है बिहार की चुनावी बिसात पर, बल्कि खुद को सक्षम और खुद के कार्यकाल में कोई धब्बा उन पर नहीं लगा, ये भी कहने की पुरजोर कोशिश की है। जी अनीता जी, आपकी भी बिहार की राजनीति पे बहुत पैनी नजर रहती है और जैसे कि एनडीए तय कर चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता को मालूम है कि अगली बार भी अगर एनडीए सत्ता में आने की स्थिति में होता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। आरजेडी के साथ या यूपीए गठबंधन के साथ एक तो संकट यह है कि अभी उनका गठबंधन किस प्रकार का होगा, कांग्रेस उनको किस प्रकार से एकोमोडेट करेगी या आरजेडी उन्हें एकोमोडेट करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव क्या यूपीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? बिहार के अगले मुख्यमंत्री यूपीए की ओर से वो हो सकते हैं क्या तेजस्वी?
नहीं, तेजस्वी अपने आप को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूँ और 15 साल लालू प्रसाद यादव की सत्ता रही है और मैं उप मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ। इसकी वजह से मुझे ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ यूपीए की जो आरजेडी की गठबंधन पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कुशवाहा की पार्टी आर आर एल एसपी जो है उसकी अगर बात करें, या दानिश रिजवान की पार्टी जो है हिंदुस्तान अवामी दल, और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जितिन मांझी की पार्टी हम की बात करें, तो अभी तक जब जब उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि मैं आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहूंगा, तब तक या तो लोग चुप रहे हैं उनकी पार्टियां, या उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जितिन मांझी ने तो सीधे तौर पे उनको नकार दिया है कि हम उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी, क्योंकि जो उनके कांग्रेस इंचार्ज हैं बिहार के, शक्ति सिंह गोहिल का एक बयान आ चुका है कि हम मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधानसभा के चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तय करेंगे। कल ही अगर शुक्रवार की बात करें तो राहुल गांधी ने एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बैठक की बिहार के नेताओं के साथ, जिसमें ज्यादातर जो बिहार के नेता हैं वो तेजस्वी के नाम पे खुश नहीं है। मुश्किल ये है कि तेजस्वी के साथ कि लालू प्रसाद यादव के बेटा होने के साथ उनको विरासत में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनको वो चाह के भी अपने पल्ले से झाड़ नहीं पा रहे हैं। पहली बात है। दूसरी बात, जो जनता है, जो यादव वोट है, वो लालू प्रसाद यादव के रूप में तो तेजस्वी को मान लेती है कि हाँ, स्वीकार कर लेती है। जब रैलियां होती हैं तो लालू का बेटा आया है ये सोच के उनकी रैलियों में शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको एक लीडर मानने को तैयार नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है कि ये बच्चा है, ये क्या लीडरशिप लेके चलेगा। अगर बिहार के पढ़े, क्योंकि बिहार में दो ही क्लास से होता है, जो वोटर क्लास होता है या एक पढ़ा लिखा क्लास होता है, जो मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक होता है। पढ़ा लिखा क्लास जो है वो उनको मानने को तैयार है, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है वो उस लेवल तक नहीं गई। हालांकि बिहार में ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर नेता बहुत ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो बैकग्राउंड जो लीडरशिप कर रहा है, इवन लालू प्रसाद यादव की भी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी थी, भले वो उनकी राजनीति जो थी वो एक अलग तरह की राजनीति थी। नीतीश कुमार की पढ़ाई को देखे तो उनका भी एजुकेशन काफी अच्छा है। रघुवंश प्रसाद सिंह का एजुकेशन काफी अच्छा है। वैसे आप देखेंगे तो ऐसे कई आपको सामने जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर में है वो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। तो क्या बिहार की जनता जो है उनको इस रूप में तैयार एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि तेजस्वी को कैसे लोग। दूसरी बात की तेजस्वी जो बार बार कोशिश कर रहे हैं ये बोलते हुए कि हमारे माँ बाप की गलतियों को आप भूल जाइए और हमें हमें आप एक मौका दीजिए, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये एक गुहार है। तो इस गुहार, जब भी इंसान गुहार लगाना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल में वो वीकनेस जो है वो जनता के सामने दिखनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से ट्रस्ट भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जो एक इमेच्योर उनकी पॉलिटिक्स है वो किस लेवल पे उनको लेके जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। सिर्फ तेजस्वी की बात मैं नहीं कहूंगी, अगर पूरे गठबंधन की बात करें, महागठबंधन जिसका नाम हम लोग देते हैं, यूपीए की बात करें बिहार में, तो पूरा यूपीए अभी अनगाइडेड है। उनको नहीं पता है कि उनको किस राह में जाना है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को अपना प्रेसिडेंट चेंज करना है, लेकिन अभी तक वो तय नहीं कर पाए हैं कि किसको प्रेसिडेंट वो बनाएंगे बिहार में, कौन उनका प्रदेश अध्यक्ष होगा। मदन मोहन झा को वो हटाने की फिराक में है, क्योंकि मदन मोहन झा का परफॉर्मेंस जो है पिछले 3-4 इलेक्शन से काफी खराब रहा। लेकिन तो उनकी जगह कौन ले सकता है? अगर अखिलेश्वर प्रसाद की बात करेंगे तो वो आरजेडी के बी गैंग माने जाते हैं। हालांकि वो अब कांग्रेस में है, लेकिन किसी जमाने में आरजेडी में वो मंत्री पद पे रह चुके हैं और लालू से उनकी नजदीकी बहुत ज्यादा है। ये एक नाम आगे आ रहा है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो काफी वरिष्ठ नेता है, मुस्लिम मुस्लिम नाम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का जो मुस्लिम वोट है, जो माई समीकरण है, उसको फिर से बरकरार रखा जाए और उसको लाया जाए। लेकिन अभी तक उनको ट्रस्ट नहीं हो पाया कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसको कि वो कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो कांग्रेस भी बहुत ही भूल भुलैया में वहां पे स्थिति में बनी हुई है। अगर रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करें तो राजपूत, क्योंकि माई समीकरण बना के लालू यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण बना के जो हिंदू वोट में अगर सेंध डाली थी, खासकर अपर क्लास में,
तो वो था राजपूत, जो कि रघुवंश प्रसाद सिंह उसको मैनेज करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह सिर्फ राजपूत वोट पे ही नहीं, बल्कि अपर क्लास के मैक्सिमम वोट में उनकी छवि अच्छी थी, लोग उनको, जिस तरह से उनका अंदाज था, लोग उनको चाहते थे। तो लेकिन वो आज नाराज हो गए हैं, और यही नहीं, आरजेडी के, उनके साथ आरजेडी के 5 पार्षद जो हैं वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में तेजस्वी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल तक, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये महागठबंधन का क्या रोड मैप होगा, कौन कौन से इस गठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि जितिन मांझी बिल्कुल चुप है इस बार। मुझे जैसा अंदेशा मिल रहा है कि वो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं है तेजस्वी के साथ। तो क्या वो जेडीयू के पार्ट बनेंगे, तो ये देखना होगा। तो जैसे जैसे चुनावी जो रणनीति तैयार होगी, समय नजदीक आएगा, स्थिति काफी साफ हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी की राह काफी मुश्किल है। जी अनीता जी, मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे वक्त, अभी क्योंकि चुनाव की, कोरोना की वजह से चुनाव की तैयारियां, गर्मियां उस तरीके से थी नहीं, अब धीरे धीरे से गियर अप हो रहा है, तो आने वाले और समय में भी स्थिति और स्पष्ट होगी। रवि जी, एक चीज और भी है कि अगर तेजस्वी अगर चेहरा नहीं होते तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और उन्होंने उनके नेतृत्व में एक स्वीकार्यता भी रही थी, और लालू उस समय उस तरीके की स्थिति में थे कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बना पाए वो। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी स्थिति भी खड़ी हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं लोग स्वीकार करते, तो लालू कहीं सहमति एक बार फिर से राबड़ी के नाम पर ला सकते हैं, या बिहार अब राबड़ी वाले प्रपंच में नहीं फंसने वाला? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमको ये जरूर समझना और जानना चाहिए कि जिस समय लालू यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी मुख्यमंत्री की, उस समय भी उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो पार्टी में कोई बगावत का सुर उस समय पैदा नहीं हुआ। लालू का जो पकड़ थी आरजेडी पर, वो बहुत मजबूत थी। और अब वो जमाना वाकई नहीं है, जैसा कि अभी अनीता ने बताया। हम जानते हैं कि अब आरजेडी में खुद तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर काफी स्तर तक असंतोष पनपने लगा है, और 5 पार्षद जिस तरह से अभी जेडीयू में शामिल हुए, रघुवंश प्रसाद सिंह जो बहुत मजबूत स्तंभ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और लेकिन मुझे इस बात में कोई संशय नहीं लगता कि तेजस्वी यादव खुद को एज सीएम प्रोजेक्ट करने में कोई कसर किसी स्तर पर छोड़ेंगे अब। लेकिन ये तो तब की बात है जब एक इनका महागठबंधन का स्वरूप तय हो, सीटों का बंटवारा हो और चुनाव नतीजे आ जाएं, उसके बाद की चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा सीएम पद का पहले से ही घोषित कर रखा है, ऐसा शायद ना हो कि आरजेडी और महागठबंधन कोई चेहरा लेकर शायद पहले से चुनाव में ना आए। और देखिए, जहां तक इन्होंने, तेजस्वी ने कल अपने बयान में कहा कि भाई हमारे उप मुख्यमंत्री के करीब 2 साल का जो कार्यकाल था, उस दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो भी हमें ये मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव का जो उप मुख्यमंत्री पद था, या उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय नीतीश कुमार को मजबूरन देना पड़ा था। तो ऐसा नहीं था कि तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव में कोई बहुत रणनीतिक कौशल, कोई बहुत उनका 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 पॉलिटिकल करियर कोई बहुत मजबूत था, या उनको केवल लालू यादव के साथ नीतीश कुमार लड़े थे, और लालू यादव क्योंकि सक्रिय इलेक्शन में सामने नहीं आ सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो जाहिर है कि उन्होंने जो बिहार की जनता ने उनको दोबारा एक तरीके से बूस्टर जो दिया था उस चुनाव में, तो उसका फायदा उन्होंने काफी अपने परिवार को दिलाने की कोशिश की। तो उप मुख्यमंत्री बनने में तेजस्वी का कोई अपना व्यक्तिगत प्रभाव या कोई असर ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चर्चा में जो परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं, तो क्या जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपना जो ताज था वो सौंपा अखिलेश को,
और अखिलेश ने जिस प्रकार से पार्टी को चलाया और पिछले चुनावों में जिस प्रकार से बसपा के साथ गठबंधन करने के बाद और बाकी सारी चीजों में जो जिस तरीके की स्थिति से सपा की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हुई है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व में जो लालू ने जो सोचा था कि भाई वो पीछे से चला लेंगे, लेकिन तेजस्वी ने जिस प्रकार से अभी आरजेडी को वहां पर रखा है, तो क्या आपको लगता है रवि जी की हम एक और परिवार का जो शासन है उसका अंत इन विधानसभा चुनावों में देखेंगे? क्या आरजेडी हाशिए पे सिमट जाएगी? क्या आपको लगता है? देखिए, अभी कुछ कहना, चूंकि अभी 4-5 महीने का वक्त है और अभी कुछ इस बारे में कुछ निर्णायक बात बोल देना मुझे उचित नहीं लगता। 4-5 महीने में बहुत कुछ पॉलिटिकली बदल जाता है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी अपना 6वां जो संबोधन देश के नाम दिया था, उसमें उन्होंने नवंबर के आखिर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जारी रखने का जो ऐलान किया, तो जाहिर है कि वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव भी उनके जहन में होगा। और दूसरी कड़वी सच्चाई ये भी है कि कोरोना का अंत, हालांकि टीका आने की बात पूरी दुनिया में जल्द ही इसका कोई टीका, कोई वैक्सीन आने की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना को सिमटते सिमटते 4-5 महीने कम से कम तो लगने ही वाले हैं। ऐसे में अभी से कोई मतलब असर्टिव टिप्पणी कर देना कुछ उचित भी नहीं लगता, और पॉलिटिकल इक्वेशन कब क्या हो जाए ये हम जानते भी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से अनीता से लें आप, तो ज्यादा बेहतर होगा। अनीता के लिए मेरे पास एक और चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पॉलिटिकल इक्वेशन की आपने बात की है, और अभी हमने महाराष्ट्र के चुनावों में देखा कि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें समर्थन दिया, और लेकिन सरकार बनी उन लोगों की जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। तो अगर मान लीजिए कोई तनातनी होती है और ये जो अपना जेडीयू और बीजेपी बहुत अच्छे समझौते पर चीजों पे नहीं पहुंचते, तो आपको क्या लगता है? रवि जी ने हाथ उठाया, तो चलिए रवि जी से शुरू करते हैं, इस पर टिप्पणी लेते हैं आपकी। रवि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं चुनाव के बाद की परिस्थितियों का कोई आकलन या भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आज की राजनीति बिहार में जो चल रही है उसको अगर हम देखें तो चिराग पासवान, जैसे मैंने कल भी कहा कि चिराग पासवान जो है बाकायदा अपनी बत्ती सुलगा के को भवन में जाके बैठ गए हैं। अगर चुनाव पूर्व कोई समझौता उनके साथ, एलजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं होता, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर कम सीटें मिलती हैं चिराग को, 40 से ज्यादा मांग रहे हैं वो, अगर जेडीयू और बीजेपी केवल 25 तक अगर सहमत रहते हैं, तो उनका रुख ये देखने वाला होगा कि क्या चुनाव से पहले वो तेजस्वी की तरफ रुझान उनका हो सकता है, या फिर चुनाव के बाद जो भी सीटें आएंगी तो क्या वो तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ या गठबंधन के साथ जा सकते हैं। जी अनीता, आप क्या कहेंगी? रवि जी तो पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं अभी, क्योंकि कोई टिप्पणी स्पष्ट अभी नहीं कर रहे कि वो मार्जिन छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात है कि अगर मान लीजिए कि चुनाव लड़ने के बाद और कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या जो अभी स्थितियां चल रही हैं उसमें क्या समीकरण बदल भी सकते हैं? आपको क्या लगता है? मैं दोनों चीजों का जवाब देना चाहूंगी। जो रवि सर ने बोला कि इसका जवाब अनीता से मांगना चाहिए, तो उसका भी जवाब दूंगी। देखिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपनी रणनीति, जो शतरंज की विसार जो है वो पूरी तरह से बिछाना शुरू ही नहीं किया है। इलेक्शन चाहे जब भी होगा, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, हाँ, लेकिन एक बात तय है कि इस बार बीजेपी किसी भी हाल में बिहार को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। और इसका उदाहरण आप देंगे, रवि सर ने बोला कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बोला कि नवंबर तक हम जो अनाज का जो वितरण है वो करेंगे, और ये सब उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, भोजपुरी और मैथिली में, जो कि बिहार की वहाँ की कॉलिकल भाषा है, वहाँ का जो मातृ लैंग्वेज जिसको बोलेंगे, जो घरेलू भाषा है,
मैथिली में और भोजपुरी में उन्होंने बकायदा ट्वीट किया कि बिहार वासी अहाँ ओतय रहू, हम अनाज अहाँ के देव, अखन समय ठीक नहीं छे तो वहां रहू और गमछा बांध के रह। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयार है गमछा बंधवा के लोगों को कि आप वहीं पे रहिए, हम खाने का इंतजाम कर दिए हैं। वहां पे बताइए कि आपको दिल्ली में कितनी परेशानी हुई थी जहां बीजेपी को आपने रिजेक्ट किया था, और किस तरह से पैदल चल चल के आपको बिहार तक आना पड़ा। और जब ये गाना गाएंगे तो आप वोटर, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वोटर भी होंगे वहां के, वो तो होंगे आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस भी आपका वो दुखड़ा सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जहाँ रहती है, तो अपने लोगों की कितनी मदद करती है और अपनी जनता का कितना ख्याल रखती है। तो ये पूरी तैयारी है। जेडीयू ने भी कहा, जब बिहार के लोग वहां पहुंचे तो बाकायदा नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बोला कि अब आगे हो जाना मत, जिसकी जितनी जितनी क्षमता है, जिसमें जितनी योग्यता है, उसके अनुरूप अगर मेरी सरकार आएगी तो हम रोजगार के पूरा प्रबंध कर देंगे। लेकिन आपको सत्यता ये भी बता दूं, चाहे वो 15 साल लालू प्रसाद यादव का रहा हो, चाहे 15 साल नीतीश कुमार या एनडीए का रहा हो, बिहार में अभी तक झारखंड अलग होने के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ खेती पे लोग जीते हैं या एजुकेशन उनका रोजगार है। जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो बाहर निकल के नौकरी कर लेते हैं। वहां पे एक भी इंडस्ट्री, एक भी नया इंस्टीट्यूशन, एक भी कोई रोजगार के नए साधन का कोई भी जो एक न्यू का हम रखते हैं ना, एक 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 शुरुआत करते, वो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो आखिर कहाँ से रोजगार देंगे? लेकिन खैर ये चुनावी लोक लुभावन बातें होती हैं, वो होता है, बिहार का दर्द है ये। वहां पे 30 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये दूसरी बात की क्या ऐसी स्थिति आती है तो आ, क्या होगा अगर महाराष्ट्र के जैसा तो कोई सिचुएशन नहीं बनने वाला है। बिहार में मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस की जो दशा है, पिछली बार कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें आई थी बिहार में। अगर आरजेडी के बाद देखें तो कांग्रेस जो है विपक्ष में लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी। अगर फिलहाल अगर राष्ट्रीय जनता दल है तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। लेकिन अभी जो कांग्रेस की स्थिति है तो बिहार में शायद 2-4 सीटें भी आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जनाधार बिल्कुल खो चुका है। आरजेडी के साथ लालू प्रसाद यादव नहीं है तो आखिर तेजस्वी कितना स्पार्क क्रिएट कर पाएंगे, ये देखना होगा। अगर ये 10-12 पार्टियां मिलके चुनाव लड़ते हैं और कुछ कुछ सीटें लाकर ऐसी स्थिति में आ भी जाते हैं कि वो किंग मेकर के रोल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो देखना होगा कि जेडीयू और बीजेपी में सीटों का जो समीकरण बनता है वो कितना बनता है। क्या जेडीयू जो अभी तक जिद मानी हुई है कि हम 60% पे लड़ेंगे, बीजेपी उसके लिए राजी होगी? अगर 50-50 की बात आती है तो जो पासवान की पार्टी लोजपा है वो कहाँ जाएगी? क्योंकि चिराग अपनी एक राग अलापे हुए हैं कि मुझे 40 सीटें चाहिए। हालांकि चिराग का, लोजपा का इतना जनाधार नहीं है कि 40 सीटों पे वो लड़ सके। तो ऐसी स्थिति कमोबेश आनी नहीं चाहिए। अगर आती भी है तो बीजेपी, नीतीश के पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। और अगर नीतीश अगर टूटना चाहते हैं तो बीजेपी ने ये जितिन मांझी और बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको मैनेज करने में अपनी भूमिका वो इलेक्शन के साथ ही शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, मुझे भी लगता है कि चलिए ये भी हमने बड़ी जल्दी ये वाली चर्चा शुरू कर दी, परंतु क्योंकि क्या है कि हमें सभी संभावनाओं का के ऊपर चर्चा करके रखनी चाहिए और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे बनते हैं उसको देख कर रखना चाहिए। और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, एक बात और जोड़ना चाहूंगी एक लाइन में, कि जो जिस यादव वोट को लेकर के आरजेडी सबसे अपर हैंड पे रहती थी मुस्लिम और यादव वोट को लेकर के, आज वो यादव वोट पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना सेंध मार चुकी है। जैसे कि नित्यानंद राय को इन्होंने सेंटर में ला दिया, गृह मंत्री बना दिया, उनकी भूमिका भी अहम रहेगी वहां पे। नंदकिशोर यादव है वहां पे, उनकी भूमिका अहम रहेगी। भूपेंद्र यादव को बिहार का इंचार्ज बनाया हुआ है और लगातार वो बिहार पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये जो यादव समीकरण है, यादवों को तोड़ तोड़ के किस तरह से वोट में उनको कन्वर्ट करना है और बीजेपी के लिए उनको मोल्ड करके मोटिवेट करके वहां पे उनको वोटर बनाना है,
ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी की रणनीति में साफ देखने को नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो आरजेडी है वो यादव वोट को कितना एकजुट करके रख पाती, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा आने वाले समय। चलिए, मुझे लगता है कि अभी क्योंकि ये शुरुआत है और धीरे धीरे बहुत सारे पत्ते खुलेंगे और बहुत सारे चुनाव के रंग दिखेंगे और बहुत सारे गठबंधन टूटेंगे, बनेंगे, सीटों का भी बंटवारा होगा। और जैसे कि हमने कल भी कहा था कि अब हम धीरे धीरे बिहार चुनाव की डायरी के अंदर जो और गहराई पर की ओर बढ़ेंगे। मुझे आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। रवि जी और अनीता जी, आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और बिहार वासियों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी अपनी राय टिप्पणी आप हमें मेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। आप हमें अपनी सवाल, अपनी जो राय है वो भेज सकते हैं। हम कहीं ना कहीं उसको इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। बिहार चुनाव की डायरी में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नए मुद्दों और कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद।